मैं नीतीश कुमार। आज हम तृतीय देशों के उदय से आपका क्या आशय है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, 19वीं शताब्दी जो यूरोपीय देशों की प्रभुत्ता की शताब्दी थी। जनसंख्या अल्प होते हुए भी अपनी उत्कृष्ट वैज्ञानिक, औद्योगिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति के कारण यूरोपियन देशों ने अपने देश की जनसंख्या और क्षेत्रफल से कई गुनी अधिक जनसंख्या और क्षेत्रफल रखने वाले एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देशों पर प्रभुत्ता स्थापित कर ली। इन सब के ऊपर पश्चिमी यूरोप के देशों ने औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद को थोप दिया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप की अगुवाई में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। धुरी राष्ट्र समूहों और मित्र राष्ट्र समूहों के बीच में दोनों युद्ध के क्षेत्र भी व्यापक थे और परिणाम भी व्यापक थे। परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि दोनों विश्व युद्धों ने औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और यूरोपीय प्रभुत्ता के दौर को लगभग समाप्त कर देने का कार्य किया। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का प्रभाव बढ़ता गया। सोवियत संघ के उत्कर्ष के साथ समाजवादी विचारधारा का फैलाव हुआ। एशिया में जापान का उत्कर्ष हुआ। अफ्रीका अफ्रीकनों के लिए, एशियाई एशियाइयों के लिए जैसे नारे लोकप्रिय होते गए। राष्ट्रवादी चेतना में बढ़ोतरी होती गई। पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के बीच टकराहट बढ़ती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो पुराने शक्ति थे उनका पतन हो गया और विश्व के सामने दो नए, अमेरिका और रूस के रूप में दो नए शक्ति का अभ्युदय हुआ। दोनों नए शक्तियां, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, दोनों औपनिवेशवाद विरोधी थीं। दोनों युद्ध के परिणाम स्वरूप हम ट्रेड यूनियनवाद को भी बढ़ते हुए देखते हैं। गरीब मुल्कों में गरीबी के खिलाफ जुझारूपन में तेजी आती हुई देखते हैं। गरीबों के मध्य यूनाइटेड नेशन की महत्ता बढ़ती हुई हम देखते हैं। जैसे विविध स्वरूप के कारकों ने मिलजुल कर युद्धोत्तर दुनिया में औपनिवेशवाद मुक्ति प्रक्रिया को तेज कर दिया। एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका के देश हो, स्वतंत्र होते चले गए। 1960 तक आते आते समस्त एशियाई औपनिवेश मुक्त हो गए थे। ऐसे ही अफ्रीकी महादेश में जहां लगभग 53 देश थे, वहां दक्षिण अफ्रीकी संघ को छोड़कर लगभग सभी किसी न किसी यूरोपियन देश औपनिवेशवाद से यूरोपियन देश के औपनिवेश थे। ब्रिटिश साम्राज्य के 15, फ्रांस के 14, नीदरलैंड के 3, पुर्तगाल के 3, बेल्जियम के 4 और 15 अन्य देश किसी न किसी देश के औपनिवेश थे। इन औपनिवेशों में युद्धोत्तर विश्व में 1950 से 1960 के बीच ही 18 देशों को साम्राज्यवाद से मुक्ति मिल गई और औपनिवेशवाद की मुक्ति की प्रक्रिया और तेज होती चली गई। स्वतंत्र होते जा रहे एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों की कई आवश्यकताएं थीं। जैसे में पूंजीवादी देशों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता, क्योंकि स्वतंत्र हुए देश काफ़ी गरीब थे, उनके पास संसाधन की कमी थी। कारण ये थे कि वो एक लंबे समय से किसी न किसी देश के औपनिवेश रहते आए थे। साम्यवादी देशों से सैन्य सहायता की आवश्यकता थी। वो फिर से उपनिवेश न बन जाए, अपनी सुरक्षा के लिए वो चिंतित थे। दोनों समूहों से, चाहे वो साम्यवादी हों चाहे पूंजीवादी हों, दोनों समूहों से उन्हें तकनीकी, वैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता थी। उन्हें अपने रक्षा नीति, विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए रखने की आवश्यकता थी। द्विध्रुवीय विश्व में यानी शीत युद्ध के वातावरण में तनाव से दूर रहने या तनाव को शिथिल बनाने की आवश्यकता थी।
विश्व राजनीति में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की साधारण सभा सुरक्षा परिषद में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता थी। अपने अपने अविकसित प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे विकसित करने की आवश्यकता नहीं। औपनिवेशवाद को लगातार कमजोर करते हुए अभी भी दास्तां में रह रहे किसी न किसी देश के उपनिवेश के रूप में रह रहे मुल्कों को स्वतंत्र कराने की आवश्यकता थी। औपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से विरासत में प्राप्त गरीबी, अशिक्षा, बाल श्रम, कुपोषण, जनसंख्या वृद्धि, अकृषिकरण, तकनीकी पिछड़ापन, शरणार्थी, प्रजातीय भेदभाव, रंग भेदभाव जैसी समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता थी। इन तमाम आवश्यकताओं ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नाटो समूह, वर्सा पैक्ट समूह से इतर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के हाल में स्वतंत्र हुए मुल्कों को तीसरी दुनिया के रूप में और गुट निरपेक्षता नीति के अवलंबकों के रूप में विश्व पटल पर उभारने का काम किया है। सर्वप्रथम 1952 में फ्रांस के जनसंख्या विशेषज्ञ अल्फ्रेड सेवी द्वारा थर्ड वर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया था इन नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों के लिए। आज भी यह शब्द एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र हुए उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से स्वतंत्र हुए मुल्कों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नाटो से अलग, G7 से अलग अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ, अपनी समस्याओं से जूझते हुए, गुट निरपेक्ष नीति का अवलंबन करते हुए न तो वो साम्यवाद के पक्ष में ज़्यादा है न ही पूंजीवाद के पक्ष में, विश्व राजनीति में जोरदार भूमिका निभा रहे हैं। जबकि वर्तमान सरकार द्विध्रुवीय शीत युद्धकालीन राजनीति में न होकर एक ध्रुवीय धौस पट्टी में जी रही है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। इस प्रकार हमने तृतीय वर्ल्ड यानी थर्ड वर्ल्ड से क्या आशय है, से आप क्या समझते हैं, उस पर हमने चर्चा किया। थैंक यू।